दोस्तों, क्या आपको पता है कि आदमी नास्तिक कब बनता है? आदमी नास्तिक तभी बनता है जब उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, खूब सारा पैसा हो। जब ये सारी चीज़ें इंसान के जीवन में होती हैं तो इंसान क्या करता है? सबसे पहले भगवान को भूल जाता है, भगवान को भी कोसने लग जाता है। लेकिन जब ये सारी सुख सुविधाएं जीवन से जाने लगती हैं, पैसा जीवन से कम होने लगता है और जीवन में दिक्कतें आने लगती हैं, तब सबसे पहले इंसान भगवान को ही याद करता है। लेकिन दोस्तों, भगवान के यहाँ पे भी एक कहानी है। भगवान सुनता तो जरूर है, लेकिन थोड़ी देरी से सुनता है। अब इंसान को जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मैं तो आज ही पूजा करूं तो आज ही रिजल्ट मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सीधे ही तांत्रिक लोगों के पास चले जाते हैं और वहाँ पे तंत्र मंत्र करवाते हैं। तंत्र मंत्र जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, इन लोगों से पैसा ठगने लगते हैं और इन लोगों के साथ नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। और जब इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बावजूद, पैसा ठगने के बावजूद लोगों का काम नहीं होता, तो यही लोग क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक तांत्रिक को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया था। उसकी गर्दन काट दी गई थी, उसके शरीर में 11 कील ठोकी गई थी और इसके बाद उसकी लाश को नदी किनारे फेंक दिया गया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और जब हत्याकांड की वजह सामने आई तो सभी लोग चौंक गए। अब ऐसी क्या वजह थी कि तांत्रिक को इतनी बेदर्दी से मारा गया? दोस्तों, आज की कहानी इसी तांत्रिक के ऊपर है कि आखिर इस तांत्रिक को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया, इसकी गर्दन क्यों काटी गई, इसके शरीर में कील क्यों ठोकी गई, आखिर वजह क्या रही होगी, ऐसा क्या किया इस तांत्रिक ने। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से। सीतापुर ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है संदाना थाना। संदाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर के नज़दीक में ही जंगली इलाका है और उसकी बगल में ही शारदा नदी बहती है। अब होता क्या है दोस्तों, 13 मई 2026 की बात है, दोपहर का समय था। पुलिस के पास एक सूचना मिलती है कि सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे जंगली इलाके में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाते हैं, देखा जाता है, तब जाके पता चलता है कि हकीकत में वहां पे एक लाश पड़ी हुई है। आदमी की उम्र लगभग 45-50 साल के आसपास रही होगी और उसकी गर्दन पूरी तरह से काटी हुई थी, सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। और जब लाश को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके हाथ और पैरों में कील ठोकी गई है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि हाथ और पैरों में कील ठोकी गई है। कोई कातिल जब कत्ल करता है तो कत्ल करता है और निकलता है, वो हाथ और पैरों में कील नहीं ठोकता। पुलिस वालों को थोड़ा डाउट होता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं इसके साथ में कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई, तांत्रिक क्रिया करके इसकी गर्दन काट के इसको यहाँ पे डाल दिया गया हो। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास का पूरा एरिया छान मारते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए, क्योंकि इस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधे अधूरे से कपड़े पहने हुए थे। अब पुलिस वाले जब आसपास के एरिया को देख रहे होते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर कुछ सामान पड़ा हुआ था जिसको पहले जलाया गया था, सिर्फ राख राख सी पड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले नज़दीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ कपड़े होते हैं, कुछ कागज़ होते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कपड़े और कागज़ इसी लाश के हों, इसकी पहचान मिटाने के लिए इनमें आग लगाई गई हो। मोबाइल वहाँ पे था नहीं। पुलिस वाले उस सामान को भी जब्त कर लेते हैं। आसपास में जो भीड़ लगी हुई होती है उनसे पूछा जाता है कि क्या कोई आदमी इस आदमी को जानता है जिसकी लाश पड़ी हुई है। कोई भी नहीं जानता था, शायद आसपास का ही कोई आदमी हो, लेकिन कोई भी आसपास का आदमी इस लाश के बारे में कोई जानता ही नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और फिर देखा जाता है कि शायद आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, लेकिन आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। जंगली एरिया है, कौन लगाएगा भाई सीसीटीवी कैमरा। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सीतापुर के जितने भी चौकियां हैं, जितने भी थाने हैं, उन सभी में इस लाश की जो है फ़ोटो सर्कुलेट करवा देते हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई आदमी खोया हो जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। लेकिन सीतापुर ज़िले में कहीं से भी कोई भी आदमी नहीं खोया था और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस वालों के सामने सवाल आ जाता है कि आखिर ये आदमी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसकी हत्या किसने की। अब ये भी जानकारी लेनी ज़रूरी है, भाई लाश मिली है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद
पुलिस वाले क्या करते हैं, जो सीतापुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जैसे कि लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, रायबरेली है, आसपास के जितने भी ज़िले थे उन सभी ज़िलों में इस आदमी का फ़ोटो सर्कुलेट करवा दिया जाता है। सभी थानों में, सभी चौकियों में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि इस आदमी की लाश हमें मिली है, गर्दन कटी हुई थी, पूरी पहचान, डिटेल वगैरह जो भी पुलिस वालों के पास उस आदमी की डिटेल थी वो सारी डाल दी जाती है कि अगर आपके एरिया में किसी भी आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है, अगर उसकी डिटेल इस आदमी से मैच करती है तो आप जल्दी से आके हमसे संपर्क कर लीजिए, नहीं तो 72 घंटे के बाद इस आदमी की लाश जो है लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि 72 घंटे तक ही पुलिस वाले उसे अपने पास रखते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ ही समय बाद इस आदमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि कत्ल करने से पहले इस आदमी ने शराब पी थी और शराब पीने के बाद पहले इसकी गर्दन काटी गई है और गर्दन काटने के बाद जब इसकी मौत हो गई है, मौत होने के बाद 2-2 कील इसके दोनों हाथों में, एक पैर में 3 कील और एक पैर में 4 कील, टोटल 11 कील गाड़ी गई हैं। अब दोस्तों 11 कील किसने गाड़ी? सभी को ऐसा लगता था कि शायद इस लाश के साथ में कुछ तांत्रिक क्रिया की गई है, क्योंकि 11 कील हैं। अब पुलिस को इस आदमी के बारे में अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन होता क्या है, 72 घंटे बीतने से पहले ही लखनऊ की मलिहाबाद पुलिस सीतापुर पुलिस से संपर्क साधती है। वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ दिन पहले एक शख्स आया था जिसका नाम है विजय भान। विजय भान ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पिता का नाम है सत्यनारायण यादव उर्फ परदेसी बाबा। सत्यनारायण यादव उर्फ परदेसी बाबा जो है नजर नगर का मलिहाबाद का रहने वाला है, लखनऊ का। अब सत्यनारायण जो है गायब हो गया है और उसकी जो भी डिटेल सीतापुर पुलिस ने लखनऊ में शेयर की थी वो सारी की सारी डिटेल जो हैं सत्यनारायण यादव से मिल रही थी, यानी कि जो परदेसी बाबा है उससे पूरी डिटेल मिल रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जो है इस आदमी से मिल रही है जो गायब हुआ है लखनऊ से। अब सीतापुर पुलिस ऐसा कहती है कि भाई ऐसा करो, जो विजय भान है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है आप उसे ऐसा कीजिए सीतापुर भेज दीजिए लाश की पहचान के लिए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये जो लाश है वो सत्यनारायण यादव की ही है। अब इसके बाद जो बेटा है विजय भान वो जाता है सीतापुर में जाता है, लाश की पहचान करता है और जब लाश की पहचान करता है तो लाश को देखकर वो वहीं पे फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही वो फूट फूट के रोने लगता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं सत्यनारायण यादव ही है। अब दोस्तों सत्यनारायण यादव की जो बेटा है उसने लाश की पहचान कर ली थी, लेकिन सत्यनारायण यादव की हत्या किसने की होगी, सत्यनारायण यादव काम क्या करता था, इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। और जब जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि सत्यनारायण यादव जो है उसको परदेसी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और सत्यनारायण यादव जो है तंत्र मंत्र का काम करता है, वो लोगों के दुख दर्द दूर करता है, इसके एवज में वो उनसे पैसे लेता है। अब जो बेटा है उससे पूछताछ होती है कि तुम्हारे पिता को कौन मार सकता है, पूरी जानकारी दो तुम्हारे पिता के बारे में, इनका काम के बारे में, किस किस से इनका बोलचाल है, क्या रिश्तेदारी है, सबके बारे में जानकारी दो। और जब सत्यनारायण यादव के बारे में जानकारी ली जाती है तो बेटा बताता है कि जो उसके पिता हैं सत्यनारायण यादव उनने 2 शादी की हैं, जिनमें से पहली बीवी जो है अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रहती है और दूसरी बीवी जो इन्होंने दूसरी शादी की है वो इनके साथ मलिहाबाद में ही रहती है, इनके साथ ही रहती है और वहीं पे ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं। इनके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, ये उनके सभी दुख दर्दों को दूर करते हैं। अब दोस्तों पुलिस के सामने एक और थ्योरी आ गई है, यानी कि एक नहीं 2 थ्योरी आ गई हैं यहाँ पे। पहली थ्योरी तो ये कि जो सत्यनारायण यादव है उर्फ परदेसी बाबा, इसने जो है 2 शादी की हैं। पहली बीवी गांव में रहती है 3 बच्चों के साथ और दूसरी बीवी यहाँ रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों बीवियों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, या कोई भी बात हो, पति यहाँ पे क्यों रह रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं रह रहा, कहीं ऐसा तो नहीं बीवी ने हत्या करवा दी हो या किसी बच्चे ने हत्या कर दी हो या करवा दी हो, ये वाली बात भी थी। और इसके साथ साथ ये तंत्र मंत्र का काम करता था। हत्या कुछ ऐसे की गई थी कि जैसे इसके साथ भी तंत्र मंत्र का काम किया गया है। इसी बीच में पुलिस वाले क्या करते हैं, परिवार के सभी लोगों से बारीकी से पूछताछ करते हैं, लेकिन परिवार के पास से पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद जो क्लाइंट हैं
उनके बारे में जानकारी ली जाती है कि कौन कौन क्लाइंट इनके पास आता था, कितने समय से आ रहा है, क्या किसी क्लाइंट से इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी की बात बिगड़ी है, ये सारी जानकारी लेते हैं पुलिस वाले। और साथ ही जो सत्यनारायण यादव है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकलवाते हैं कि आखिरी बार उसने फ़ोन किससे बात की थी, उसका फ़ोन इस समय कहाँ है, कहीं ऑन है कि ऑफ है, ये पूरी जानकारी। आसपास के जितने टावर हैं उनकी जानकारी, कि जिस समय पे सत्यनारायण यादव ट्रेवल कर रहा था तो उसके साथ में ऐसा कौन सा मोबाइल था कि उसके साथ ही चल रहा था। अब दोस्तों, पुलिस वाले इन सारी कड़ियों को जोड़ रहे होते हैं, तभी इन सारी कड़ियों को जोड़ जोड़ के एक लड़के का नाम सामने आता है। लड़के का नाम है नागेंद्र। नागेंद्र के पिता का नाम है सीताराम, जो कि नबीनगर मलिहाबाद के रहने वाले हैं, लखनऊ के। अब नागेंद्र का नाम सामने क्यों आया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सत्यनारायण के बेटे ने बताया था कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक लड़के से उसके पिता की नोक-झोंक हुई थी, गाली गुप्ता हुआ था, और उस समय पे इन दोनों ने कहा था एक दूसरे से कि हम तुम्हें देख लेंगे। बाप उस लड़के से कह रहा था और वो लड़का इसके बाप से कह रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा, तू बहुत बुरा आदमी है। दूसरी बात, जब सत्यनारायण यादव की CDR रिपोर्ट निकलवाई गई थी तो CDR रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि जो आखिरी फ़ोन था वो नागेंद्र का ही आया था। अब दो चीज़ सामने आ गई हैं। और तीसरी चीज़, जहाँ से सत्यनारायण यादव की लाश पाई थी वहाँ तक नागेंद्र का मोबाइल भी गया था। अब ये 3 चीज़ सामने आती हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, नागेंद्र को ढूंढना शुरू करते हैं। और जब नागेंद्र को ढूंढा जाता है तो नबीनगर के पास ही रेलवे स्टेशन है और वहीं से पुलिस नागेंद्र को धर लेती है। और जब नागेंद्र को धरा जाता है तो फिर उससे पूछताछ होती है कि बताओ तुमने सत्यनारायण यादव उर्फ परदेसी बाबा के साथ क्या किया, तुम्हारे साथ ही आखिरी बार था, तुमने ही आखिरी बार फ़ोन किया, अब बताओ सच सच, नहीं तो तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाएगी। तो जो नागेंद्र है वो कहता है कि सख्ती बरतने की क्या बात है, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ, तब जाके पता चलता है कि जो नागेंद्र है उसकी माँ पिछले 17-18 सालों से सत्यनारायण यादव के पास जाती थी अपने दुख दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं। लोग क्या करते हैं, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं और फिर तांत्रिक इनका फ़ायदा उठाते हैं, और सत्यनारायण यादव ने भी फ़ायदा उठाया था। सत्यनारायण यादव इसकी माँ से पैसे ठगा करता था और साथ ही साथ इसकी माँ को अपनी बातों में भैला फुसला के उसके साथ संबंध भी बनाया करता था। इस बात की जानकारी इस महिला के बेटे नागेंद्र को पता चल गई थी कि पिछले 17-18 साल से मेरी माँ इसके पास जा रही है और कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई बात है, तभी जा रही है, पैसे भी वसूल कर रहा है। अब होता क्या है, नागेंद्र को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो नागेंद्र जो है सत्यनारायण से खार खा लेता है। और लगभग 6 महीने पहले की बात है, एक दिन तो नागेंद्र सत्यनारायण से लड़ने के लिए पहुँच गया था उसी के घर पर, और वहाँ पे इन दोनों ने कहा था कि तेरे को देख लूँगा, तू बहुत गंदा आदमी है, फलान है ढिकाने, गाली गुप्ते भी होते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो नागेंद्र है उसके मन में यही आ गई कि मेरी माँ के साथ इसके संबंध है और अब इस आदमी को रास्ते से हटाना है, ये गलत आदमी है। इसीलिए पिछले 2 महीने से नागेंद्र जो है सत्यनारायण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मारूँ कैसे ना मारूँ। और प्लानिंग के तहत वो क्या करता है, एक धारदार चाकू खरीद के लाता है। 12 मई 2026 की शाम की बात थी। 12 मई की शाम को नागेंद्र, 12 मई से पहले की बताता हूँ, नागेंद्र जो है सत्यनारायण से बोलचाल बढ़ा लेता है और सत्यनारायण से बातचीत करना शुरू कर देता है। ये इसके प्लान का एक हिस्सा था कि पहले वो सत्यनारायण से दोस्ती करेगा, उसके बाद उसे अपने प्लान में फंसा के तब उसकी हत्या करेगा। अब नागेंद्र ने जो है सत्यनारायण से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद वो उसे बताता है कि एक महिला है जो सीतापुर में रहती है और वो बड़ी दुखी है, परेशान है और बहुत खूबसूरत है और उसके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन जीवन में परेशानियां बहुत सारी हैं। मैंने उससे आपके बारे में बात की है तो वो कह रही है कि एक बार मेरे को मिलवा दो, जो पैसे होंगी मैं दे दूंगी। अब सत्यनारायण खुश हो जाता है, महिला अकेली है, परेशान है, उसके जीवन में दुख दर्द है और दुख दर्द को तो मैं ही दूर करूँगा। इसीलिए सत्यनारायण जो है सीतापुर जाने के लिए तैयार हो जाता है। 12 मई 2026 की शाम को जो नागेंद्र है उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाता है और सीतापुर की ओर निकल जाता है। लखनऊ से सीतापुर की दूरी लगभग 88 किलोमीटर दूर है। अब ये लोग जाते हैं और सीधे ही संदाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। वहीं पे सिद्धेश्वर मंदिर है। सिद्धेश्वर मंदिर के पास में जंगली इलाका है। नागेंद्र कहता है कि पहले शराब पियेंगे उसके बाद चलेंगे, कोई मेरी जानकारी वाली महिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सत्यनारायण और नागेंद्र जो है उस जंगली इलाके में शराब पी रहे होते हैं और शराब पिला पिला के वो नागेंद्र को नशे में कर देता है धुत,
और नशे में धुत जब हो जाता है नागेंद्र सत्यनारायण, तो नागेंद्र क्या करता है, चाकू निकालता है और जो तांत्रिक है सत्यनारायण उर्फ परदेसी बाबा, इसकी गर्दन पे रखता है और उसकी गर्दन को काटने लगता है। और जो सत्यनारायण है वो तड़प रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके मुंह को ढका हुआ था, जंगली एरिया था, कोई आवाज़ सुनता नहीं है। गर्दन काट देता है, फिर उसके कपड़े उतारे जाते हैं, अपने भी कपड़े खून में हो जाते हैं, उनको भी उतारता है, वहीं पे थोड़ी दूर जाता है, उनमें आग लगा देता है। फिर सत्यनारायण के कपड़ों की तलाशी होती है कि इसमें कोई आईडी तो नहीं है, उसमें आधार कार्ड वगैरह थे, उन आधार कार्ड वगैरह को निकालता है, उसी आग में जला देता है। और सत्यनारायण का जो मोबाइल है उसे लेके नज़दीक में ही शारदा नदी है उसमें फेंक देता है। लेकिन पिछले 17-18 साल से इसकी माँ जो है सत्यनारायण के पास जा रही थी, तो वो तांत्रिक क्रियाएं बताया करता था, तो बहुत सारी तांत्रिक क्रिया इसने भी सीखी थी। इसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, सत्यनारायण का इसने कत्ल तो कर दिया लेकिन बाद में उसकी आत्मा कैसे परेशान करे। इसीलिए ये क्या करता है, ऐसे इस बात की जानकारी सत्यनारायण ने दी थी कि अगर किसी की लाश किसी की हत्या कर दी जाए और उसकी आत्मा भटकती है तो वो बहुत परेशान करती है, और उसकी आत्मा को काबू में करने के लिए उसके शरीर में कील ठोकी जाएंगी, दोनों हाथों में 2-2, एक पैर में 3, एक पैर में 4। ये वाली जानकारी नागेंद्र को सत्यनारायण ने दी थी। अब इसके बाद नागेंद्र क्या करता है, सत्यनारायण के दोनों हाथों में 2-2 कील ठोकता है, एक पैर में 3 कील और एक पैर में 4 कील। चाकू और कील वो अपने साथ पहले से ही लेके गया था, वो सारा प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद मोबाइल को नदी में फेंकता है और वहाँ से सीधा घर पे आ जाता है। अब ये सोचता है कि शायद लाश की पहचान होगी नहीं, 88 किलोमीटर दूर मार के फेंक के आया हूँ, कभी पुलिस मेरे पास आएगी भी नहीं, वहाँ पे आईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस अपनी पे आती है तो वो 7 जमीन की परत होती है, उनको भी खोद लेती है और वहाँ से भी कातिल को ढूंढ निकालती है। ये वाली बात इसे पता नहीं थी। आखिरकार नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसकी माँ से बात हुई थी तो पुलिस को उसकी माँ ने बताया कि हाँ, वो पिछले 17-18 सालों से सत्यनारायण के पास जा रही थी, लेकिन संबंध के बारे में उसने ऐसा कुछ बताया नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सावधान करना है और सतर्क करना है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।